पुरानी ज़माने का जिक्र है कि एक मुल्क में एक लड़का रहता था जिसका बाप भीख मांगा करता था। ये इसका ख़ानदानी पेशा था। चुनांचा शुरू में वो अपने बाप के साथ हुआ। बाज़ारों में भीख मांगने जाता। वो रोती आवाज़ बनाकर राहगीरों से कहता, बाबा खुदा के नाम पर मुझे कुछ दे दो, मैं 2 वक्त का भूखा हूँ। रफ्ता रफ्ता जब उसे भीख हो जाती है तो वो कहता है, बाबा खुदा के नाम पर मुझे कुछ दे दो, मैं 2 वक्त का भूखा हूँ। मांगने का तरीका अच्छी तरह आ गया तो वो अकेला ही मांगने जाने लगा। रोज़ सुबह उठकर वो फट्टे पुराने और मैले कचैले कपड़े पहनकर बाज़ारों में निकल जाता और हर तरह के लोगों के सामने रोती आवाज़ बनाकर हाथ फैला देता। कोई उसे दे देता और कोई नहीं देता। जो कुछ वो शाम तक कमाता लाकर अपने बाप के हाथ में रख देता, लेकिन वो दिल से उस काम को पसंद नहीं करता था। वो सोचता था, क्या वजह है कि हर शख्स मुझे नफ़रत की निगाह से देखता है, हर कोई मुझे धत्कारता है। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मेरे हाथ पैर वैसे नहीं हैं जैसे और लोगों के होते हैं? लेकिन वो कर भी क्या सकता था? वो एक भीख मांगता। एक दिन उसने दिल में सोचा कि वो किसी तरह अपने बाप के पास से भाग जाए और किसी दूसरे शहर निकल जाए ताकि अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजार सके। ये इरादा आते ही उसका परेशान दिल कुछ मुतमईन सा हो गया। वो भीख मांगते मांगते शाही महल के सामने पहुंच गया। वहां उसने हज़ारों आदमियों को अंदर जाते देखा तो वो भी भीड़ में शामिल हो गया और महल के अंदर पहुंच गया। अंदर का मंजर बहुत शानदार था। महल खूब सजा हुआ था। हज़ारों कुमकुमे और फानूस छत से लटक रहे थे। सब लोग 2 कतारों में खड़े हो गए और वो लड़का भी छपकर इनमें शामिल हो गया। अचानक शहनाई की आवाज़ हो गई, गूंजने लगी। पर्दा हटा और बादशाह सलामत सबके सामने आकर खड़े हो गए। जितने लोग वहां मौजूद थे सब झुक गए। उन्हें देखकर लड़का भी झुक गया। तभी किसी आदमी की आवाज़ गूंजी, सर उठाओ, जहां पनाह, आपकी ताज़ीम कबूल करते हैं। सबने हाथ बांध लिए और खामोशी से खड़े हो गए। लड़के ने भी वैसा ही किया। फिर वही आदमी दोबारा बोला, शहरियों, जहां पनाह ने आज तुम सबको यहाँ बुलाया है क्योंकि उन्हें एक अजीब ख्वाब नज़र आया है। वो ख्वाब ये है कि जहां पनाह जब अपने महल में आराम फरमा रहे थे तो सोने की शम्मा ने उनसे बातें शुरू कर दीं। शम्मा ने कहा, ऐ बादशाह, तेरी बादशाही किस काम की अगर तेरे पास बोलने वाली शम्मा नहीं है? ये शम्मा तेरा दर्द, दिख और परेशानी अपने हाथों से दौर कर देगी। ये ख्वाब देखकर जहां पनाह की आंख खुल गई और आज 3 दिन हो गए हैं कि जहां पनाह को एक पल भी आराम नसीब नहीं हुआ। उनका सुकून तब तक वापस नहीं आ सकता जब तक कि बोलने वाली शम्मा उनकी हो, खिदमत में हाजिर न कर दी जाए। बोलने वाली शम्मा कहाँ है ये किसी को मालूम नहीं और ये भी मालूम नहीं कि उसे कैसे हासिल किया जा सकता है। जहां पनाह ने ऐलान किया कि जो शख्स बोलने वाली शम्मा को उनकी खिदमत में पेश करेगा, बादशाह सलामत उसे आधी सल्तनत बख्श देंगे और अपनी बेटी की शादी भी उससे कर देंगे। अब सब लोग अपने घरों को जा सकते हैं। इजाज़त मिलते ही तमाम लोग कतारों में खामोशी से बाहर निकल गए और उनके साथ लड़का भी बाहर आ गया। दूसरे लोग तो अपने अपने कामों में लग गए, मगर लड़का अपने पुराने काम पर न गया। उसने दिल ही दिल में पक्का इरादा कर लिया कि वो बोलने वाली शम्मा ज़रूर लाएगा और बादशाह से इनाम पाएगा। उसे ये भी मालूम न था कि ये रास्ता कहाँ जाता है और उसे जाना कहाँ है। जब वो महल के फाटक से बाहर आया तो उसके पास चंद सके थे जो उसे भीख में मिले थे और उसके हाथ में एक छोटा सा कागज़ था जो उसे एक बड़े कागज़ के टुकड़े में मिले थे। अलावा कुछ भी न था। वो चलता रहा। रास्ते में न कोई बस्ती मिली, न कोई गांव, यहाँ तक कि शाम हो गई और वो जंगल में पहुँच गया। वो एक दरख्त के नीचे बैठ गया। अभी मुश्किल से आधा घंटा गुजरा था कि उसे दौर से किसी के बोलने की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ करीब आती गई, यहाँ तक कि दरख्त के नीचे पहुँच गई। अंधेरे की वजह से कुछ साफ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन उसने गौर से देखा तो महसूस हुआ कि एक चचंद्र जिसका कद बली के बराबर था, दरख्त के नीचे सूंघने में मसरूफ़ है। लड़का उसे देखकर बहुत डर गया क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में इतनी बड़ी चचंद्र कभी नहीं देखी थी। अचानक चचंद्र ने अपने मुंह से एक गोला सा अगला। ये गोला इतना रोशन था जैसे चांद ज़मीन पर आ गया हो। उसकी रोशनी में लड़के को सब कुछ साफ दिखाई देने लगा, यहाँ तक कि वो चचंद्र भी वाज़ेह नज़र आ रही थी। चचंद्र इस गोले को अगालने के बाद उसकी रोशनी में इधर उधर घूमने लगी और फिर यकायक किसी चीज़ का पीछा करते हुए बहुत दूर निकल गई। लड़के के दिल में अचानक ये ख्याल हो गया, आया
क्यों ना मैं उस गोले को उठाकर देखूं कि ये क्या चीज़ है। ये सोचकर वो चपके से नीचे इतरा और गोले की तरफ बढ़ने लगा। लड़के ने गोले के पास हाथ बढ़ाया ताकि देखे कहीं ये गर्म तो नहीं। जब उसे गर्मी महसूस न हुई तो उसने चुपके से गोला उठा लिया और जेब में रखकर दोबारा दरख्त पर चढ़ गया। जब रोशनी गायब हो गई तो चचंद्र तेजी से दरख्त के नीचे आई। वहां गोला न पाकर उसने गुस्से में आकर दरख्त से अपना सर टुकराना शुरू कर दिया। वो रात भर तड़पती रही और फिर किसी तरफ भाग गई। जब सुबह हुई और रोशनी फैलने लगी तो लड़का दरख्त से नीचे उतरा और आगे रवाना हो गया। जब भूख लगती तो जंगल के फल और पत्ते खा लेता और चश्मों से पानी पीकर प्यास बुझा लेता। वो सारा दिन चलता रहा, यहाँ तक कि रात हो गई। वो एक और दरख्त पर चढ़कर बैठ गया। आधी रात के करीब उसने दो जानवरों को आपस में बातें करते सुना। एक जानवर ने दूसरे से कहा, भाई कुछ बातें करो ताकि रात कटे। दूसरे जानवर ने जवाब दिया, भाई क्या बातें करें, एक पुरानी कहानी याद आ गई है, वही सुन लो। पहला जानवर बोला, हाँ सुनाओ। दूसरे जानवर ने कहना शुरू किया, हजारों साल पहले की बात है। एक जादूगर था जो कुए काफ के नीचे रहता था। वो इतना जबरदस्त जादूगर था कि तमाम जादूगर उसे खुदा मानते थे। उसने अपने जादू के जोर से दो हैरत अंगेज चीजें बनाई थीं, एक बोलने वाली शमा और दूसरा जादू का गोला। बोलने वाली शमा में ये खासियत थी कि जब भी उसे जलाया जाता वो अगली पछली तमाम बातें बता देती थी। इसके अलावा जिस चीज के बारे में पूछा जाता वो उसका पूरा हाल सुना देती थी। फिर दूसरे जानवर ने पूछा, उस गोले में क्या खासियत है? पहले जानवर ने जवाब दिया, उस गोले में बड़ी जबरदस्त ताकतें छुपी हैं। ये गोला हमेशा रोशन रहता है और अंधेरे में दूर तक है रोशनी फैलाता है। जिसके पास ये गोला हो इस पर कोई जादू असर नहीं करता। वो जानवरों की बोली भी समझ सकता है। अगर उसके सामने दीव या जिन आ जाएं तो वो है दोनों उस आदमी को शिकस्त नहीं दे सकते जिसके पास ये गोला हो। और अगर वो किसी दरिया के किनारे पहुंच जाए तो ये गोला कश्ती में बदल जाता है जिससे वो दरिया पार कर सकता है। फिर दूसरे जानवर ने पूछा, इस जादूगर का क्या अंजाम हुआ? पहला जानवर बोला, जब जादूगर मरने लगा तो उसने एक बाग बनाया और इस बाग में अबोलने वाली शमा छिपा दी ताकि वो किसी के हाथ न लगे। और इस गोले की हिफाजत के लिए उसने एक चचंद्र को बलि के बराबर बड़ा कर दिया और उसे ये गोला नगलवा दिया। अब वो चचंद्र दिन भर छिपी रहती है और रात को गोला अगलती है। उसकी रोशनी में वो अपना शिकार तलाश करती है और फिर गोला दोबारा नगल लेती है। ये सारी बातें सुनने के बाद लड़के को यकीन आ गया कि उसके पास वही आग का गोला है। इसके बाद उसने अपनी मंजिल की तरफ चलना शुरू कर दिया। रास्ते में उसे कुछ लोगों का शोर सुनाई दिया। वो वहां गया तो उन्होंने बताया कि उनकी बस्ती में एक दीव आ गया है और वो रोज एक इंसान खाने को मांगता है। उसने कहा कि मैं उसके पास जाऊंगा। जब वो उसके पास गया तो दीव है ने कहा कि मेरा सुबह का नाश्ता आ गया है, लेकिन उसने कहा कि पहले मुझसे मुकाबला करके दिखाओ। लड़के को पता था कि उसके पास आग का गोला है। जब वो इससे मुकाबला होगा तो उसका गोला जल जाएगा। करने लगा तो लड़का उस मुकाबले में ताकतवर साबित हुआ और वो जीत गया। दीव ने उससे माफी मांगी और कहने लगा कि आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। उसके बाद दीव उसे है लेकर बोलती शमा के बाग में पहुंचा। बाग जादुई पहरे से घरा हुआ था, मगर दीव की मदद से वो आसानी से अंदर दाखिल हो गया। लड़के ने देखा कि बाग नहायत खूबसूरत है था। हर तरफ रंग बरंगे फूल खुले हुए थे और बीच में एक सुनहरी शमा रोशन थी जो हल्की हल्की रोशनी के साथ सरगोशियों में बातें कर रही थी। लड़के ने हिम्मत से शमा को उठाया और अपनी कमर में बांध लिया। जैसे ही उसने शमा को हाथ लगाया, पूरा बाग धुआं बनकर आसमान में तहलील हो गया और जमीन वीरान हो गई। दीव ने लड़के को कंधे पर बैठाया और आंधी की तरह उड़ता हुआ उसे बादशाह के दरबार में ले आया। लड़के ने बादशाह के सामने झुककर बोलती शमा पेश की। बादशाह ने खुशी से शमा हटा दिया, जलाई और वो फौरन बोलने लगी, जहां पनाह, आपके दुखों का वक्त खत्म हो गया है। ये बहादुर लड़का आपका सच्चा खादिम है और उसी ने मुझे आपके दरबार तक पहुंचाया है। बादशाह बहुत खुश हुआ और अपने वादे के मुताबिक न सिर्फ अपनी बेटी का हाथ उस हाथ में है के हाथ में दिया, बल्कि आधी सल्तनत भी उसे सौंप दी। लड़का जो कभी एक फकीर का बेटा था, अब एक बहादुर शहजादा और आधी सल्तनत का वारिस बन चुका था। उसने दीव को आजाद कर दिया और दीव ने वादा किया कि जब भी लड़के को जरूरत पड़ेगी वो उसकी मदद के लिए हाजिर होगा। यूं लड़का अपनी अक्ल, बहादुरी और नेक नीति की बदौलत शहजादा बन गया और अपनी नई जिंदगी खुशी और सुकून के साथ गुजारने लगा।